नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि बंगाल में किसकी जीत होगी। क्या अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी या दीदी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएंगी। परिवर्तन का नारा तो बंगाल में लगता है, पर उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। आज की तारीख में बंगाल की राजनीति राष्ट्र की राजनीति बन गई है। क्या बंगाल के नतीजे आने वाले दिनों में लंबे वक्त तक देश के सियासी समीकरणों की दशा और दिशा साबित करने वाले हो सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब 2 मई को मिल जाएंगे, लेकिन आज ये समझना जरूरी है कि इस चुनावी जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियारों की जड़ें इतिहास के किन पन्नों में छिपी हैं। बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है विकास को। अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी का 3V मॉडल ममता को धाराशायी कर देगा। 3V यानी विकास, विश्वास और व्यापार। क्या विकास और व्यापार ही बंगाल के सबसे बड़े मसले हैं? इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन विकास और व्यापार बंगाल में इतने बड़े मुद्दे क्यों बने? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में है। वो क्या वजह थी कि देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट में कारोबार मंदा पड़ गया, व्यापारी और कारोबारी देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करने लगे। इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल में आज मैं आपको बताऊंगी बंगाल से लक्ष्मी के रूठने की कहानी। बंगाल के पिछड़ेपन की जड़ें बहुत हद तक बंटवारे में भी छिपी हैं। दरअसल कलकत्ता ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद बनी हिंदुस्तान की औद्योगिक राजधानी थी। जब बंटवारे की भूमिका तैयार हो रही थी, तब ब्रिटिश इंडिया में 2 बड़े औद्योगिक शहर थे, कलकत्ता और कराची। मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में कलकत्ता आए, क्योंकि वो कराची को पाकिस्तान की राजधानी बनाना चाहते थे। और उनकी इस सोच के पीछे असली वजह थी कि कलकत्ता के रहते कराची के लिए पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी बनना असंभव जैसा था। वहीं HS सुहरावर्दी स्वतंत्र बंगाल चाहते थे, लेकिन लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थोड़ी अलग थी। ऐसे में एक रणनीति के तहत बंगाल का बंटवारा हुआ, जिसका असर सूबे की औद्योगिक रवानगी पर पड़ा। बंगाल के उद्योगों को पहली चोट बंटवारे के बाद ही लग गई थी। कलकत्ता में जूट की 5 मिलें बंद हो गई, क्योंकि पटसन की खेती पूर्वी बंगाल में होती थी, जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बंटवारे के बाद पश्चिम बंगाल के जूट कारखानों के लिए कच्चे माल का इंतजाम बहुत ही मुश्किल से हो पाता। पूर्वी पाकिस्तान ने पटसन पर मोटा निर्यात शुल्क लगा दिया। इससे साल भर के भीतर ही कच्चे जूट की कीमत 2 गुना हो गई और जूट मिलों में ताले लगने शुरू हो गए। शुरू में तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान ने एक दूसरे को सहयोग दिया, लेकिन जल्द ही जूट के मामले में दोनों देश आपस में कोलैबोरेटर कम और कॉम्पिटिटर ज्यादा बन गए। इससे 60 के दशक तक पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग की हालत चरमरा गई। बंगाल की अर्थव्यवस्था पर दूसरी चोट हुई केंद्र सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। देश की तरक्की के लिए यह फैसला जरूरी था। इस नीति के जरिए कारोबारियों को कोयला और खनिजों की ढुलाई पर सरकार की ओर से सब्सिडी देने का फैसला हुआ। कच्चे माल की रेलवे से ढुलाई पर जितना खर्च आसनसोल, दुर्गापुर, कलकत्ता तक का लगता था, उतना ही खर्च सूरत, वडोदरा या मुंबई तक का भी लगने लगा। धीरे धीरे बड़े उद्योगों पर
बंगाल की मोनोपोली खत्म होने लगी। 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में इंजीनियरिंग उद्योग बड़ा किरदार निभा रहा था। जूट कारोबार की जगह इंजीनियरिंग उद्योग ले चुका था। यह सेक्टर लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मुहैया करवा रहा था। एक आंकड़े के मुताबिक 1965 में इंजीनियरिंग उद्योग 45.8%, जूट मिलों में 35.1% और कॉटन उद्योग में 6.6% लोगों को रोजगार मिल रहा था। इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निवेश बहुत जरूरी था। सरकार रेलवे में जितना निवेश करती, इंजीनियरिंग उद्योग को उतना ही बढ़ावा मिलता। लेकिन चीन और पाकिस्तान से युद्ध के बाद सरकार को अपना ध्यान नए कारखाने खोलने की जगह सरहदों की सुरक्षा पर ज्यादा लगाना पड़ा। ऐसे में सरकार ने कुछ सेक्टर्स में निवेश कम करने का फैसला किया। सरकार के रेलवे में निवेश कम करने की वजह से बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योगों की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोयला और लोहा दोनों ही जरूरी है। बंगाल और उसके आसपास के इलाकों की जमीन के नीचे कोयला और लोहे का अकूत भंडार था। लेकिन स्टील के फ्रेट इक्वलाइजेशन की वजह से बंगाल को बहुत नुकसान हुआ। यहाँ के खनिजों से दूसरे राज्यों की किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगे। इतना ही नहीं, मई 1966 में सरकार ने 11 उद्योगों का लाइसेंस रद्द कर दिया। 6 महीने बाद नवंबर 1966 में 24 और उद्योगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। काफी हद तक ये प्राइस इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो स्टील, जो बेसिक बुनियादी जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनके प्राइसेस को आपने इक्वल अगर कर दिया तो ईस्ट इंडिया का जो बेनिफिट था, बिहार के प्रॉक्सिमिटी होने से वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज आ सकते थे, वो बंगाल को कम डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से सस्ते में मिल जाता। लेकिन सरकार की नीति हो गई कि हम एक ही प्राइस पे बम्बई में, गुजरात में, तमिलनाडु में हर जगह आप अवेल करवाएंगे। इससे ये हुआ कि जो इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री है, जो बेसिक मेटल को प्रोसेस करती है, वो पंजाब में चली गई। सोचिए, बटाला, मोगा, मंडी, गोविंदगढ़, ऐसी जगहों पे इंडस्ट्रीज चली गई, क्योंकि उनको कोई जो डिस्टेंस का कोई खामजा नहीं भुगतना पड़ता था, उन्हीं प्राइस में मिल जाता था। उस दौर में देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। रेलवे में निवेश की कमी और आर्थिक सुस्ती की वजह से पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण यानी माल ढुलाई वाले डिब्बे बनाने वाली कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1965 की तुलना में 1980 में वैगन निर्माण गिरकर आधा हो गया। इससे राज्य की कई बड़ी औद्योगिक कंपनियों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा। इसमें ब्रेथवेट एंड कंपनी, ब्रिज एंड रूफ, बर्ड एंड कंपनी और जोसेफ जैसी कंपनियां थी। कभी ये कंपनियां बंगाल की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की जान हुआ करती थी। लगातार कम होती मांग और घटते उत्पादन की वजह से घाटे में चलने वाली कंपनियों को अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी पड़ी। आज के बंगाल की हालत समझने के लिए एक घटना का जिक्र जरूरी है। कानपुर के एक कारोबारी हुआ करते थे लक्ष्मीपत सिंघानिया। उन्होंने आसनसोल के पास एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम से फैक्ट्री लगाई थी। एक दिन कंपनी के मैनेजर की मजदूरों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। इस मुद्दे पर सिंघानिया सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी और उप मुख्यमंत्री ज्योति बासु से मिले। दोनों ने इस घटना के लिए कंपनी के मैनेजर को ही जिम्मेदार ठहराया। सरकार के इस रवैये ने सिंघानिया को हैरान कर दिया। बाद में मजदूरों ने एल्युमिनियम प्लांट की पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे कुछ महीनों तक प्लांट बंद रहा। 1974 में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। बंगाल में अपने अनुभवों से दुखी होकर सिंघानिया ने अपने बड़े बेटे हरिशंकर को दिल्ली में नए सिरे से कारोबार शुरू करने की सलाह दी। इस राह पर चलने वाले सिंघानिया इकलौते नहीं थे। 1978 में बसंत कुमार बिरला के बेटे आदित्य विक्रम बिरला ने कलकत्ता से दूर बंबई में अपना कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अपने नए कारखाने दूसरे राज्यों में लगाए। 80 के दशक में एसके बिरला के बेटे सिद्धार्थ बिरला भी
दिल्ली शिफ्ट हो गए। 1977 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रचंड बहुमत से ज्योति बसु आ गए। उनके दौर में ट्रेड यूनियनों का वर्चस्व बढ़ा। कारखानों से लेकर रेलवे स्टेशन तक, बस अड्डों से लेकर टैक्सी स्टैंड तक मजदूर संघों के नेता सक्रिय हो गए। ट्रेड यूनियन नेताओं के एक इशारे पर कारखानों की मशीनें बंद हो जाती, एक इशारे पर गाड़ियों का चक्का जाम हो जाता। इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय सीपीएम समर्थन वाली C2 यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस थी। भय, हिंसा और सियासी उथल पुथल के बीच कारोबारी माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। कुछ राज्य सरकार की जो नीतियां थी, जो एक स्टांस लेती थी कि एंटी कैपिटलिस्ट है, प्रो पुअर, उसमें वैसे अगर आप एनालाइज करें तो खास फर्क नहीं था, लेकिन एक इमेज बिल्डिंग हो गया। उसकी वजह से जो प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है ये बंगाल में काफ़ी कम हो गए उस दशकों में। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है बंगाल इंडस्ट्री का वो लेबर रिलेटेड है, वर्कर्स रिलेटेड है, वर्क कल्चर रिलेटेड है, और बसु जी इस पे काफ़ी जिम्मेदार हैं। ही वॉज अ ग्रेट लीडर बट ही ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट टाइम। दरअसल कम्युनिस्ट पूंजीपतियों और कारोबारियों को अपना दुश्मन मानते थे। उनके दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई थी कि पूंजीपतियों का एकमात्र मकसद है मजदूरों का शोषण और अपनी तिजोरी भरना। इसी सोच का साइड इफेक्ट बंगाल में कम्युनिस्ट समर्थक ट्रेड यूनियनों में भी दिख रहा था। बेहतर सुविधाओं और ज्यादा तनख्वाह की मांग को लेकर मजदूर हड़ताल करने लगे। फैक्ट्रियों में बड़े अफसरों का घेराव और उनके साथ हाथापाई की घटनाएं सामान्य हो गई। पश्चिम बंगाल में उद्योगपतियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। ये हड़ताल हो रहा, स्ट्राइक हो रहा, सब जगह में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया। ये डिमांड लिस्ट बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गया, स्ट्राइक, लॉकआउट, बाद में क्या होता है, स्ट्राइक होते होते लॉकआउट भी हो गया। धीरे धीरे कंपनी बंद हो रहा, आज भाग रहा। अब देखिए सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाग गए। आप डाबूर का नाम सुना? डाबूर सबसे बड़ा भी इधर है नॉर्थ इंडिया में। डाबूर कोलकाता के मशहूर ये था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, वहाँ से भागना पड़ा है उसको भी। कितना देगा? ये तो पूरा झंडा उठा के वहीं पे बंद करके, पिकेटिंग करके बंद कर दिया, पूरा के पूरा फैक्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है, अब मांग भी रहा, तो ये लोग भागना शुरू कर दिया। तो असल से इंडस्ट्री खत्म हो गया उसी टाइम, ज्योति बसु का टाइम में, एक कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम में खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कारखानों और फैक्ट्रियों में हड़ताल और लॉकआउट सामान्य बात हो गई। घाटे की वजह से फैक्ट्रियों पर ताले लग गए या फिर उनके मालिकों ने दूसरे सूबों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। टाटा अपने स्टील और ट्रक निर्माण कारोबार को चला रहे थे कलकत्ता के चौरंगी से, लेकिन टाटा का मुख्य प्लांट जमशेदपुर में था और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में। इसी तरह फिलिप्स का रजिस्टर्ड ऑफिस और एक छोटा कारखाना कलकत्ता में था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां मुंबई और पुणे से हो रही थी। कई देसी विदेशी कंपनियों ने अपना कारखाना और हेडक्वार्टर बंगाल से बदलकर दूसरे राज्यों में कर लिया। बात अगस्त 1980 की है। प्रेमचंद्र लूथर नाम के एक अफसर को दामोदर वैली कॉरपोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उनकी छवि एक कड़क प्रशासक और कुशल मैनेजर की थी। माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन जैसी बीमार पब्लिक सेक्टर कंपनी में वो अपना हुनर और कमाल दिखा चुके थे। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी की जिम्मेदारी उन्हें एक खास टारगेट के साथ सौंपी गई थी, लेकिन मजदूर संघों पर नकेल कसे बिना टारगेट हासिल करना असंभव था। मजदूर संघों की आड़ में कर्मचारियों और मजदूरों में अनुशासनहीनता भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में पीसी लूथर ने जब वर्क कल्चर को ठीक करने के लिए मजदूर संघों को टाइट करना शुरू किया, तो ट्रेड यूनियन लीडर्स ने लूथर की उनके दफ्तर में ही जमकर पिटाई कर दी। गनीमत रही कि लूथर की जान बच गई। सूबे के इतने बड़े अधिकारी पर जानलेवा हमले के बाद भी मुख्यमंत्री ज्योति बसु मौन रहे, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन के नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते थे। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के चेयरमैन पीसी लूथर के इरादे वाकई अटल थे।
जानलेवा हमले के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही लूथर दोबारा डीवीसी की सेहत सुधारने और बिजली उत्पादन बढ़ाने के मिशन पर जुट गए। उनकी कोशिशों का ही नतीजा रहा कि साल भर में ही डीवीसी प्लांट से बिजली उत्पादन 40% बढ़ गया और कुछ वर्षों में ही घाटे में चलने वाला डीवीसी फायदे में आ गया। मेरे यहाँ पे एक चीज को आप ये देखिए कि जब वो इतने उनके सामने हर्डल्स होते हुए भी उसको बढ़ा पाए, तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट में कितना दम था, उस प्रोजेक्ट में कितना फायदा और भी हो सकता था अगर उनको साथ मिलता वहाँ के लोगों का, जो अनफॉर्चुनेटली उनको उतना नहीं मिला जितना कि उनको मिलना चाहिए था। पर हर कोई पीसी लूथर जैसा बुलंद हौसले वाला नहीं होता। बंगाल में ट्रेड यूनियनों के रास्ते सीपीएम का दखल कारखानों और फैक्ट्रियों में लगातार बढ़ता जा रहा था। लेफ्ट सरकार की नीतियां उद्योगों को चलाने की जगह मजदूरों के पगार और सुविधाएं बढ़ाने तक सिमट कर रह गई। सूबे में बड़े उद्योगों के पिछड़ने की एक बड़ी वजह ज्योति बसु सरकार की 1978 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति भी रही। इसके तहत बंगाल की सीपीएम सरकार का फोकस छोटी कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर ज्यादा रहा। छोटी कंपनियां लेफ्ट सरकार के वैचारिक खांचे में भी फिट बैठ रही थी। दरअसल बंगाल की वामपंथी सरकार अपनी औद्योगिक नीति के जरिए बड़े औद्योगिक घरानों और विदेशी कंपनियों के वर्चस्व को खत्म करना चाहती थी। छोटी कंपनियां सूबे में लोगों को रोजगार तो दे रही थी, पर स्थानीय उद्योगों के विकास की रफ्तार को सुस्त कर रही थी। उनके प्रोडक्ट इस स्तर के नहीं थे कि बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर सके। आजादी के समय जो बंगाल देश का नंबर 1 औद्योगिक राज्य था, वो 80 के दशक में महाराष्ट्र और गुजरात से भी पिछड़ गया था। स्किल का जो इस्तेमाल होना था, वो स्किल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे देश को भी नुकसान हुआ, उनको खुद को भी नुकसान हुआ, आज भी उनको नुकसान हो रहा है। तो वो स्किल जो है वो आज दबा हुआ रह गया है। और नेचुरली जब स्किल का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो जो है उसमें जो जंग लग जाता है, और जब जंग लग जाएगा तो उसको वो आप भी जो है ना, आप भी पिछड़ते चले जाएंगे। 1980 में केंद्र सरकार में प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। दूसरे राज्यों में भी धीरे धीरे कांग्रेस ने वापसी कर ली, लेकिन बंगाल में ज्योति बसु पूरी मजबूती के साथ डटे हुए थे। बंगाली मानुष के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ज्योति बसु सूबे की समस्याओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगे। उन्होंने कहा था, दरअसल कम्युनिस्टों की नजर 1982 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर थी। एक आंकड़े के मुताबिक 1978 से 87 के बीच यानी 10 साल में केंद्र सरकार की ओर से बंगाल में उद्योगों के लिए सिर्फ 398 लाइसेंस मिले। ऐसे में सूबे में नए कल कारखानों के खुलने की रफ्तार काफी धीमी रही, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात कारोबारी तरक्की के टॉप गियर में दौड़ लगा रहे थे। तेजी से बंद होते कारखानों की वजह से पश्चिम बंगाल में रोजगार की समस्या पैदा होने लगी। कारोबारियों के ठिकाने बदलने से स्किल्ड मजदूरों का भी पलायन होने लगा। सूबे के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बंगाल में रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे थे। राजनीति के रक्त चरित्र ने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल पहले से बिगाड़ रखा था। सीपीएम ने मोहल्ले मोहल्ले तक, मजदूर बस्तियों से लेकर दुर्गा पूजा समितियों तक अपने कैडर का नेटवर्क खड़ा कर दिया। अस्पताल में भर्ती करवाने से लेकर स्कूल में एडमिशन तक का काम सीपीएम कैडर की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। सीपीएम के वर्चस्व वाली मजदूर यूनियनों और छात्र संघों में किसी दूसरे राजनीतिक दलों की पैठ की कोशिशों को दबा दिया जाता। उस दौर में कलकत्ता को सिटी ऑफ ड्रीम्स, मैडनेस एंड डिजायर कहा जाने लगा। कभी सपनों का शहर कहे जाने वाले कलकत्ता की तस्वीर तेजी से बदलती जा रही थी। सूरज डूबने के बाद कभी भी कलकत्ता की कॉलोनियों में अंधेरे का साम्राज्य कायम हो जाता। इसकी वजह थी बिजली की मांग ज्यादा और सप्लाई कम। कैलकाटा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली की भारी कमी से जूझ रहा था।
रईसों ने अपने घरों में फर्नीचर की तरह जनरेटर का इंतजाम कर रखा था, लेकिन बाकियों के सामने रात होते ही अंधेरे में वक्त काटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। ऐसे में बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने हर इलाके के लिए बिजली कटौती का बाकायदा चार्ट बना रखा था। रोजाना 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती सामान्य बात हो गई। कलकत्ता में भारी उमस भरी गर्मी पड़ती है। ऐसे में बिना बिजली के जून जुलाई का महीना लोगों के लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस दौर में कलकत्ता के लोग शाम होते ही रोशनी के लिए मोमबत्ती या डिबरी का इंतजाम कर लेते और हवा के लिए बैना यानी हाथ पंखे का। उसी टाइम बहुत मान लीजिए 6-7 घंटा आपका बिजली है नहीं, तो उसी में एजुकेशन से सब सेक्टर का, इवन इंडस्ट्री का बहुत नुकसान पहुंचा है। ये तो होना ही चाहिए। मान लीजिए ना, अभी नोएडा में क्या चल रही है, ठीक है, हर जगह पे जितने इंडस्ट्री हो, वो मीडिया हो या दूसरा हो, उनका पास एक अलग बैकअप रखना पड़ते है, क्योंकि 6 घंटे है नहीं बिजली। बिजली तो एसेंशियल कमोडिटी है, ये तो मानना चाहिए। तो वो नहीं आने से बहुत दिक्कत होते हैं, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, ये बहुत सफर करते हैं। कलकत्ता के लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। इसका सपना तो आजादी के कुछ वर्षों बाद ही देखा गया, लेकिन काम शुरू हुआ 1972 में। अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कलकत्ता में जगह जगह खुदाई की गई। सड़कों के किनारे मिट्टी के ढेर जगह जगह दिख रहे थे। ऐसे में ट्रैफिक जाम और सड़कों पर धूल ने कलकत्ता शहर की तस्वीर बिगाड़ रखी थी। उस दौर में कलकत्ता में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो चुका था। ऐसा नहीं कि पूरा कलकत्ता बिल्कुल डिग अप हुआ है, लेकिन जहाँ पर हुआ था वो काम, जहाँ पर चल रहा था, वहाँ तो ज़रूर कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम्स तो हो रहा था। लेकिन ये भी सच है कि जब वो काम जब हो रहा था, वो आपको शायद आपने देखे हैं वो जो पोस्टर्स लगते हैं कि टुडेज़ गेन इज़ टुमारो, टुडेज़ पेन इज़ टुमारोज़ गेन। तो कलकत्ता वालों के बहुत कंप्लेंट, करीब तो मतलब कंप्लेन तो करते रहते थे, शिकायत तो था, लेकिन ये भी सोचता था कि ठीक है, हमारा कलकत्ता में तो एक मेट्रो स्टेशन चालू होगा, इंडिया का सबसे पहले अंडरग्राउंड रेल, तो ये भी मन में था सबके। कलकत्ता में जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही थी। बिजली कटौती से स्कूल कॉलेजों के छात्रों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। सूबे की रक्त रंजित राजनीति ने पहले से ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का माहौल बिगाड़ रखा था। सूबे के मुख्यमंत्री ज्योति बसु छात्रों को लगातार भरोसा दे रहे थे कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बंगाल के छात्रों को सूबे में अपना मुस्तकबिल चमकदार नहीं दिख रहा था। ऐसे में छात्रों ने कलकत्ता से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ट्रेन पकड़नी शुरू कर दी। प्रणब मुखर्जी और ABA गनी खान चौधरी जैसे बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो चुके थे। कलकत्ता में बैठे कांग्रेसी कम्युनिस्टों को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे। देश के मूड में ज्योति बासु और उनकी पार्टी CPM अच्छी तरह से वाकिफ हो गए थे। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस उनकी राजनीति और रणनीति का मूल मंत्र था। बंगाल की सरकार सूबे की समस्याओं के लिए हमेशा केंद्र को दोषी ठहराने लगी। इस रणनीति के जरिए कम्युनिस्टों ने लोगों की दोबारा सहानुभूति हासिल कर ली। 1982 के बंगाल चुनाव में CPM को 174 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 49 सीटें आईं। कांग्रेस के लिए विपक्ष में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर का असर पूरे देश में दिखा। लोकसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस को 48.2% वोट मिले। ये बंगाल की जमीन पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला सबसे बड़ा जनादेश था। CPM और लेफ्ट फ्रंट की सियासी जमीन पूरी तरह सिकुड़ गई। इसी चुनाव से बंगाल कांग्रेस को एक युवा, तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता मिली, जिसे दुनिया आज ममता बनर्जी के नाम से जानती है।
आज बस इतना ही। कल मैं आपको दिखाऊंगी बंगाल के नक्शे पर ममता के उदय की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।